हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में पढ़ने डिस्कस किया था वाष्पीकरण के बारे में। ठीक है, तो वाष्पीकरण को फैक्टर अफेक्टिंग वाले जो कारक थे जो उसको प्रभावित कर रहे थे वो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने लास्ट जो क्लास थी उसमें एक सतह क्षेत्रफल को डिस्कस किया था। सतह क्षेत्रफल को यानी सतह का क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। दूसरा कारक कौन सा था? तापमान। तापमान को बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा आर्द्रता। तो आर्द्रता के बारे में देखो स्टूडेंट, वायु के अंदर जो जल की मात्रा रहती है अपन उसे ही क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। अब आर्द्रता वाष्पीकरण पे क्या इफेक्ट डालेगी अपन को ये देखना है। देखो, जैसे आर्द्रता का मतलब है कि वायु के अंदर पहले से ही जल की मात्रा पड़ी हुई है। अगर वहां पे पहले से ही जल की मात्रा पड़ी हुई है तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीरे हो जाएगी। और धीरे क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां ऑलरेडी पहले से ही जल के अणु उपस्थित है तो उनको गति करने के लिए वहां पे दिक्कत होगी। ठीक है, यहां बोल सकते हैं अपन, यदि जल की मात्रा पहले से ही उपस्थित है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। धीमी हो जाती है। और इसके उदाहरण आप देख सकते हो बिल्कुल, जैसे गर्मियों के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। और अगर बात करें पर उमस वाले दिनों में, तो उमस वाले दिनों में आसानी से जो कपड़े हैं वो सूखते नहीं है, उनमें नमी रह जाती है। उसका कारण क्या है? बारिश के दिनों में या उमस के दिनों में ऑलरेडी पहले से ही जल भरा रहता है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि उमस के दिनों में अपन को चिपचिपाहट फील होती है। चिपचिपाहट फील क्यों होती है? क्योंकि उमस के दिनों में पहले से ही बाहर पानी रहता है वातावरण में। अपने शरीर से जो पसीना निकल रहा है वो वाष्पीकृत नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो थोड़ा बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने ही शरीर पे चिपक जाता है तो अपन को चिपचिपा सा फील होता है। जबकि गर्मी के दिनों में आप देखोगे तो गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में? तो अपन बोल सकते हैं कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आर्द्रता के। यानी जहां आर्द्रता ज्यादा रहेगी वहां पे वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये था आर्द्रता से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो आपके थर्ड नंबर पे वाष्पीकरण में है आर्द्रता। ये तो हो गया आर्द्रता वाला, थर्ड वाला। ठीक है, यानी वाष्पीकरण को अगर अपन को बढ़ाना है तो आर्द्रता को क्या करना होगा? कम करना होगा। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वायु की गति। नेक्स्ट है वायु की गति। देखो, वायु की गति जो होती है वो जल के अणुओं को वहां से विस्थापित कर देती है। और जल के अणु अगर वहां से विस्थापित हो जाएंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि वायु की गति के कारण जल के अणु विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित हो जाते हैं अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। यानी सिंपल सी भाषा में अपन बात करें तो आप खुद जानते हो इस चीज को, डेली लाइफ में दैनिक जीवन में खूब यूज आपके आते हैं ये चीजें, कि हवा के दिनों में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं बजाय किसके? जहां हवा नहीं चल रही है। और उसका कारण क्या है? हवा के दिनों में जैसे ही आप कपड़े सुखाए तो कपड़े से वहां से जल के अणु वाष्पीकृत होकर बाहर आएंगे। वाष्पीकृत होकर बाहर आएंगे, अगर पहले से ही जल के अणु बाहर पड़े हैं तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम कर देंगे। अगर वो बाहर जल के अणु को आप हटा दिए हवा से तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है और हवा में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे आप किसी क्लॉथ को सुखा रहे हो, जैसे मैं बात करूं आप यहाँ पे कोई कपड़ा सुखा रखे हो, ठीक है, ये कोई कपड़ा है, तो यहाँ से जल के अणु वाष्पीकृत होके यहाँ पे आएंगे
और मैं बोल रखा हूं कि जैसे बाहर जल की मात्रा पहले से पड़ी हुई हो, भाई वातावरण के अंदर नमी रहती है। अगर जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है तो यहां से ये क्या करेगी, जल के अणुओं को विस्थापित कर देगी, जल के अणुओं को विस्थापित। और जल के अणुओं को अगर ये विस्थापित कर देगी तो फिर यहाँ से जल के अणु हट जाएंगे तो फिर ये कपड़े के जो जल के अणु है ये यहाँ से गति करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब इनको जगह मिल गई वहां जाने की। भाई पहले तो ये जगह घेर रखे थे, जगह नहीं थी जाने के लिए, अब जैसे ये यहाँ से हटे तो इनको जगह मिल गई जाने की, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ से अगर ये निकल जाएंगे तो इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं ये पॉइंट। यही कारण है कि हवा वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को वो बढ़ा देते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि वाष्पीकरण जो है वो समानुपाती होगा किसके, वायु की गति के। यानी वायु की गति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाष्पीकरण बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट थे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, जो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। सबसे पहला था क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो वाष्पीकरण बढ़ता है। दूसरा देखा तापमान बढ़ाते हो तो वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि कण जो उसके बल्क है, जो उसके अंदर वाला पार्ट है उसमें से वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे, इसलिए ताप बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा है आर्द्रता का मतलब होता है वायु में उपस्थित जल की मात्रा। अगर पहले से जल की मात्रा उपस्थित है तो उस जगह को, उस स्थान को वहां जल घेर रखा होता है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि जल के अणुओं को जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है वहां पे। तो आर्द्रता को अपन को क्या करना होगा, कम करना होगा, तब जाके वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर देखा अपन ने लास्ट वायु की गति जितनी ज्यादा होगी जल के अणु वहां से उतने ज्यादा विस्थापित होंगे और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वाष्पीकरण से एक्चुअल में ये जो कूलिंग होती है, ठंडापन फील होता है, वो किस तरीके से होता है उसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इधर, नेक्स्ट मैं यहां ले लेता हूं। नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक दे रखा है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, शीतलता कैसे होती है। ठीक है, ये तुम्हारे टॉपिक दे रखा है। तो वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होगी इसको समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। देखो, वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आएगी, मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे मैंने कोई ये वस्तु ले रखी है, ठीक है, कोई ये वस्तु ले रखी है और ये कहाँ रखी है, वातावरण में रखी है। ये इसके चारों तरफ का वातावरण है, यहाँ वस्तु पड़ी हुई है। ठीक है, ये वस्तु क्या कर रही है, वातावरण से क्या कर रही है, ऊष्मा ले रही है, ऊर्जा ले रही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, वस्तु वातावरण से ऊर्जा ग्रहण कर रही है। अगर ये वस्तु वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करेगी, ये ऊर्जा गेन कर रही है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अर्थात वस्तु गर्म हो जाएगी। ठीक है, वस्तु तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन देखो, वातावरण ने ऊर्जा दी है किसको, वस्तु को, तो वातावरण के पास ऊर्जा की कमी हो गई। ऊर्जा की कमी हो गई तो वातावरण ठंडा फील करेगा। वातावरण कैसा महसूस करेगा, ठंडा महसूस करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, वातावरण में ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे वातावरण ठंडा महसूस करता है। ठीक है, वातावरण ठंडा महसूस करता है। ऐसे अपन कोई सी भी दो चीजें ले सकते हैं। जैसे अपना शरीर है, शरीर को अपन बोल सकते हैं कि एक
अपना एक बॉडी हो गई, और किसी वस्तु का अगर अपन को टेम्परेचर देखना हो, जैसे कोई वस्तु ज्यादा गर्म हो रखी है, ठीक है, कोई वस्तु ज्यादा गर्म है, कोई वस्तु ज्यादा ठंडी है, उसका पता कैसे चलेगा अपन को? भाई पता कैसे चलेगा? एक्चुअल में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा तभी चलेगा पता। तो यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को गर्म बताती है, किसी एक पर्टिकुलर को ठंडा बताती है। जैसे देखो, आपने सर्दी के दिनों में किसी वस्तु को छुआ, आपने सर्दी के दिनों में आपने लोहे की वस्तु को छुआ, तो लोहे की वस्तु को छूओगे तो आपको ठंडा महसूस होगा, और उसी वस्तु को आप जून के महीने में छुओ तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्म। भाई पदार्थ तो चेंज हुआ नहीं, पदार्थ वही है। तो सर्दी के दिनों में आपने लोहे को छुआ है, तो लोहे का तापमान क्या हो रखा है? कम हो रखा है। आप जैसे ही छुए तो आपकी ऊर्जा कहां चली गई? उस वस्तु में। आपकी ऊर्जा कहां चली गई? उस वस्तु में। तो आपकी ऊर्जा उस वस्तु में चली गई, तो आप में ऊर्जा की कमी हो गई, आप में कमी हो गई, तो आपको ठंडा फील होगा कि ये वस्तु ठंडी है। ऐसे ही आप गर्म के हाथ लगाए, गर्म वस्तु के हाथ लगाए आपने, तो गर्म वस्तु से आपको ऊर्जा मिली, तो आपको ऊर्जा मिली, तो वो जो ऊष्मा आपके अंदर आई है वो आपके तापमान को बढ़ा देती है, इसलिए आपको फील होता है कि वो वस्तु क्या है? गर्म है। आई बात समझ में? भाई मनुष्य का तापमान 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो अगर नीचे होगा तो ठंडा बताएगा, ऊपर होगा तो गर्म बताएगा। यही कारण है कि गर्मी, ये जो आपके जब सॉरी जो बुखार जब आती है तो उसमें तापमान बढ़ जाता है, और शरीर गर्म होता है बाहर से, ठंडा थोड़ी होता है। तो बुखार आने पे शरीर गर्म हो रहा है, मतलब उसका तापमान बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो वाष्पीकरण होगा अपने, तो उससे जैसे ये वातावरण ठंडा कैसे हो रहा है और ये वस्तु कैसे गर्म हो रही है, इसको अपन कुछ दैनिक जीवन में होने वाले बहुत सी ऐसी घटनाएं, उनसे अपन इनको समझते हैं। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है आपके, मैं उस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख देता हूं। देखो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है आपके कि जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इससे कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली को शीतलता महसूस होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एसीटोन ये एक पदार्थ है। जैसे देखो, ये जैसे आपके शरीर का हिस्सा है ना, मैं बोल देता हूं कि ये हथेली है, ठीक है। हथेली पे आपने यहाँ पे ये लिया है एसीटोन। क्या लिया है आपने? एसीटोन। ये एक पदार्थ होता है, ठीक है, और ये पदार्थ होता है वाष्पशील प्रवृत्ति का होता है। एसीटोन को जैसे ही आप हथेली पे डालें, इसमें होगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण के लिए इनके कणों को ऊर्जा चाहिए बाहर वातावरण में जाने के लिए। तो ये ऊर्जा कहां से लेगा? आपकी हथेली से, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, हथेली से वाष्पीकरण हेतु ऊर्जा लेता है, ठीक है। हथेली से क्या ले रहा? ऊर्जा ले रहा। हथेली से ऊर्जा ले रहा, तो हथेली से ऊर्जा गई है, मतलब हथेली में ऊर्जा की कमी हो गई। या मैं बात करूं शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई, तो अपनी जो हथेली है वो ठंडा फील करेगी, अर्थात हथेली में ऊर्जा की कमी होगी। अगर हथेली में ऊर्जा की कमी होगी तो हथेली को कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। हथेली ठंडा महसूस करेगी। हथेली क्या महसूस करेगी? ठंडा महसूस करेगी। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, आप ले सकते हो ऐसे एग्जांपल। एसीटोन को अगर आप हथेली पे रखोगे तो आपको ठंडा सा फील होता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप छुओगे, हाथ में रखोगे तो ठंडा फील होगा। पेट्रोल क्या है? वाष्पीकृत प्रवृत्ति का होता है। जैसे ही आप हथेली पे लिए तो हथेली से ऊर्जा लेके वो उड़ जाएगा। आप देखोगे ना पेट्रोल को हथेली पे लेकर देखोगे, थोड़ी देर बाद आपको गायब मिलेगा। गायब क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके जो कण होते हैं उसमें वाष्पीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हथेली पे लेोगे, हथेली से ऊर्जा लेंगे, हथेली से ऊर्जा लेके वो तो खुद उड़ जाएगा। और आपकी हथेली में ऊर्जा की कमी हुई है मतलब वहां हथेली का तापमान कम हो गया। तापमान कम हो गया तो उसको ठंडा फील होगा। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल था, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में जब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है तो छत के ऊपर पानी अपन उस पर गिराते हैं, पानी उस पर ढोलते हैं ना। पानी क्यों ढोलते हैं? क्योंकि उस पर पानी अगर अपन गिराएंगे तो वो जो
छत गर्म हुआ है, जिसमें ऊर्जा भरी हुई है, पानी को जैसे ही उसमें अपन डालेंगे तो पानी क्या करेगा, उस ऊर्जा को ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाएगा और जो छत है वो अपन को ठंडा फील होगा। तो ये सिंपल से एग्जांपल है भाई, ऑब्वियस सीधी सी बात है ना, छत गर्म हो रखा है, छत पे आप पानी डालें, पानी में वाष्पीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो क्या करेगा, जो छत गर्म हो रखा है सूर्य की तपन से गर्म हुआ, मतलब उसके कणों के पास ऊर्जा ज्यादा है, उस ऊर्जा को पानी ले लेगा, पानी चला जाएगा ऊपर। अब कणों ने ऊर्जा दी है पानी को, तो पानी तो वाष्पीकृत हो गया। अब जो कण ऊर्जा दिए थे वो कण ठंडे हो जाएंगे, इसलिए छत अपन को कैसा दिखाई देगा, ठंडा सा फील होता हुआ दिखाई देगा। आई बात समझ में, ठंडा हो जाएगा, ठंडा महसूस होगा छत। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है दे रखे हैं। नेक्स्ट आपके, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये भी बढ़िया है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल है बिल्कुल। देखो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वाष्पीकरण की। जैसे मैं बॉडी का एक पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे ये अपने शरीर का हिस्सा है, शरीर का पार्ट या हिस्सा मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है। शरीर की त्वचा होती है, त्वचा कई परतों से मिलकर बनी हुई होती है। अब शरीर की जो त्वचा होती है वहां उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं, छिद्र होते हैं जहां से बाल निकले रहते हैं। ठीक है, ये जगह रहती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से बाल निकले रहते हैं। तो मैं इनको बोल सकता हूं कि त्वचा पर छिद्र होते हैं। ठीक है, अब मनुष्य शरीर के ऊपर कपड़े पहनेगा, तो जैसे ये मैं ले लेता हूं सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। ठीक है, अब देखो शरीर से जब पसीना आएगा, ध्यान से सुनना, शरीर से जब पसीना आएगा तो पसीने में जल के अणु यहाँ आएंगे सतह पे। मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं, ये सतह के ऊपर आ गए जल के अणु, क्या आ गए, ये जल के अणु, या मैं बात करता हूं सतह पे, सतह पर पसीना। ठीक है, सतह पर पसीना आ रखा है। अब ये क्या करेगा, जैसे सतह पे आ गया, अब ये शरीर से ऊर्जा लेके ये जाएगा वाष्प अवस्था में। भाई इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी, शरीर से ऊर्जा मिलेगी इसको, तो शरीर से ये ऊर्जा लेके कहां जाएगा, वाष्प अवस्था में। तो शरीर से ये ऊर्जा लेके वाष्प अवस्था में जा रहा है। ठीक है, तो शरीर से ऊर्जा लेके जा रहा है तो शरीर को तो ठंडा फील होगा, मैंने बताया ना, जहां से ऊष्मा निकलती है तो शरीर को ठंडा फील होता है। तो आपने देखा होगा जब आपके गर्मी में पसीने आते हैं तो पसीने जैसे बाहर निकलते हैं तो फिर शरीर ठंडा सा हो जाता है। तो ठंडा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि पसीना वाष्पीकृत होकर कहां चला गया, बाहर चला गया। अब वाष्पीकरण की जो ऊर्जा थी वो कहां से मिली, वो मिली अपने शरीर से। आई बात समझ में। तो शरीर से सतह पर पसीना आएगा, तो सतह का पसीना, पसीना वाष्पीकरण हेतु शरीर से ऊर्जा ग्रहण करता है तथा शरीर की ऊर्जा कम हो जाने के कारण शरीर ठंडा महसूस करता है। ठीक है, महसूस करता है। ये बात हुई भाई सिंपल, ये तो अपने शरीर में चलती रहती है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी इसमें सूती कपड़े का क्या लेना देना, हो रहा तो हो रहा है फील ठंडा। अरे भाई हो रहा है ठंडा फील, वाष्पीकरण की वजह से हो रहा है, ये पता है। सूती कपड़े, इनमें पसीने को सोखने की प्रवृत्ति होती है और ये सूती कपड़े क्या करते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। भाई देखो वातावरण में जाने के लिए, एक तो जैसे सूती कपड़ा नहीं है तो वातावरण में जाने के लिए इसको एनर्जी की आवश्यकता है, वो शरीर से लेके जा रहा है। और एक इसको ऐसा माध्यम मिल जाए कि मेरे को यहाँ पे सरफेस, ऐसे कपड़े की जैसी सरफेस मिल जाए जिसपे जाके वो बैठ जाए आराम से और वो वातावरण में चल जाए। भाई ऐसा तो है नहीं कि अपन कपड़े पहन के नहीं रखेंगे, जैसे आपने मोटा कपड़ा पहन लिया, अब मोटा कपड़ा पहन लिया ऐसा कि वो जो शरीर के सतह के कण थे वो बाहर ही नहीं जा पा रहे, ऐसा कपड़ा पहन लिया कि बाहर ही नहीं जा पा रहे, तो आपको वहां पे गर्मी फील होगी। अगर आप सूती कपड़े पहन लेते हो तो सूती कपड़े में क्या है कि इनके सोखने की प्रवृत्ति अच्छी होती है, तो वो क्या करते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है,
सूती कपड़े वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं क्योंकि इनमें सोखने की क्षमता होती है जिससे शरीर ठंडा महसूस करता है। तो मैं लिख देता हूं आगे। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सूती कपड़े वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं जिससे शरीर जल्दी ठंडा हो जाता है। भाई शरीर जल्दी ठंडा हो जाएगा, अगर ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो शरीर ज्यादा ऊर्जा देगा, इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्फीले, आप डेली लाइफ में खूब देखते हो सर, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो बढ़िया, इसको अपन आराम से समझते हैं। देखो डेली लाइफ में देखते हो आप, आपने ठंडे पानी का गिलास लिया है या घर में कोल्ड ड्रिंक पी होगी, गिलास में भरा आपने, थोड़े टाइम बाद देखोगे आप कि वो जो गिलास है वो बाहर से उस पे बूंदे ही बूंदे आ जाएगी। अब आप सोचोगे कि अंदर से शायद कोल्ड ड्रिंक बाहर आई है, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो जल की बूंदे हैं वो एक्चुअल में वातावरण से आती है, और उसका क्या फिनोमिना है, उसकी क्या घटनाएं हैं जो जल के अणु आके जमा हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो इधर, जैसे ये गिलास लिया आपने, इसके अंदर आपने क्या भर रखा है? इसके अंदर ठंडा जल भर रखा है। क्या भर रखा है? ठंडा जल, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूं कि वातावरण के अंदर नमी रहती है, ये वातावरण की नमी है, वातावरण नमी, और वातावरण की नमी में H2O उपस्थित रहता है, H2O उपस्थित, और किस अवस्था में उपस्थित है? ये उपस्थित है वाष्प में। अरे भाई वाष्पीकरण पढ़ रहे हैं, दुनिया में हर जगह पे कहीं पे भी जहां पानी है, आप कपड़े सुखा रहे हो चाहे और कोई गीली वस्तु कुछ भी रख रहे हो, उस पर वाष्पीकरण हो रहा है। तो वातावरण के अंदर तो ये प्रक्रिया चलती रहती है वाष्पीकरण की, जिससे जल के अणु वाष्प अवस्था के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये जल के अणु ऊर्जा लेके वाष्प अवस्था में पड़े हुए हैं, तो ये अस्थायी है। भाई जल की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? द्रव अवस्था में रहना चाहता है वो, आपको ये भी पता है। जल की मेन अवस्था क्या है? द्रव अवस्था में रहना चाहता है। अब द्रव से वो गैस में जा रहा है, कभी सॉलिड में आ रहा है, कभी गैस में जा रहा है, कभी सॉलिड में आ रहा है। मेन प्रॉपर्टी क्या है उसकी रहने की? जल की द्रव अवस्था में रहने की। अब गैस अवस्था के अंदर यहाँ उपस्थित है, मतलब H2O क्या है? अस्थायी है, अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि उच्च ऊर्जा है, क्योंकि उच्च ऊर्जा है। अब ये क्या करेगा? अब ये जो ऊर्जा उच्च है, तो यहाँ पे गैस अवस्था में है, तो ये क्या करेगा? इसको ऊर्जा ट्रांसफर करेगा। इसको क्या करेगा? ऊर्जा ट्रांसफर। तो मैं लिख देता हूं ठंडे जल को ऊर्जा स्थानांतरण। अब जब ठंडे जल को खुद ऊर्जा दे दिया, खुद की ऊर्जा दे दिया, खुद के पास ज्यादा थी, कण दूर दूर गतियां कर रहे थे, बढ़िया गतिज ऊर्जा थी, अब जैसे इसने इसको ऊर्जा दी, ऊर्जा में कमी हो गई, तो अब क्या करेगा? ये गैस अवस्था से किस में चला जाएगा? द्रव अवस्था में। जो पहले रहना चाह रहा था, भाई जल की क्या अवस्था होती है? द्रव अवस्था होती है। तो ये ठंडे जल के जो कण होते हैं, सॉरी ये जो ठंडे जल के कण हैं, इनको ये क्या कर देगा? ऊर्जा स्थानांतरण कर देगा। तो मैं लिख देता हूं ऊर्जा स्थानांतरण के कारण वाष्पीय जल की ऊर्जा
कम हो जाती है एवं यह गिलास की सतह पर द्रव अवस्था में स्थायी हो जाते हैं। अब ये अपनी द्रव अवस्था में आ गए। जब तक आप बाहर से छेड़खानी नहीं करोगे ये द्रव अवस्था में ही रहना पसंद करेगा। आप बाहर से तापमान नहीं बढ़ाओगे, आप तापमान को कम नहीं करोगे, तो ये अपनी अवस्था में रहना पसंद करेगा, जो है इसकी द्रव अवस्था। आई बात समझ में? जो सिंपल सा फंडा है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे जल की बूंदें ऐसे जल की बूंदें ऐसे बाहर आ जाती है, ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट की फॉर्म में चारों तरफ, जहां जहां ये ठंडा रहता है। तो ये बूंदें कहां से आई है? ये द्रव अवस्था से आके ऊर्जा इसने इसको दे दी है गिलास को, और खुद कहां बाहर सेटल डाउन हो गया। भाई अस्थायी है ना कण, अपने आप में स्थायी करना चाहेंगे, स्थायी करने का इसको जरिया मिल रहा है ये ठंडा गिलास, तो ये तुरंत यहाँ आ जाएंगे और इसके बाहर चिपक जाएंगे और इसको ऊर्जा दे देंगे। तो आप ये भी देखते हो कि जैसे बर्फ आपने रखी है, थोड़े टाइम बाद आप आओगे तो आपको बर्फ पिघली हुई मिलेगी। तो ये ऊर्जा कहां से है भाई? पिघली हुई मिलेगी। तो बाहर के जो कण थे ऊर्जा ट्रांसफर कर करके खुद की ऊर्जा दे दे के उसको तो पिघला दिए और खुद अपनी स्थायी अवस्था में चले गए। तो ये कुछ आपके एग्जांपल दे रखे हैं, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आपके कुछ प्रश्नोत्तरी दे रखी है, क्वेश्चन दे रखे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। देखो गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? सिंपल सी बात है, गर्मी के दिनों में जल के जो वाष्प होती है वो बहुत कम होती है, यानी वातावरण के अंदर जल वाष्प नहीं रहती है गर्मी के दिनों में। तो जैसे ही कूलर चलाओगे आप, तो वो क्या करेगा, अंदर का जो पानी है उसको हवा के साथ उसमें वाष्प में ले आएगा। तो वो जो जगह थी पहले गर्म हो रखी थी, जल वाष्प वहां आ जाएगी तो वो उसको ठंडा कर देगी। सिंपल ऐसे समझो देंगे। जैसे देखो ये आपने खिड़की में से कूलर लगा रखा है, ठीक है, ये कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है, ये खिड़की में आपने कूलर लगा रखा है, ये कूलर है, ठीक है, गर्मी के दिनों में चला रहे हो। तो गर्मी के दिनों में मैं बोल रहा हूं कि ये वातावरण है, तो गर्मी में वातावरण में शुष्कता रहती है, शुष्कता रहती है। शुष्कता का मतलब होता है H2O की कमी, यानी जल वाष्प नहीं है वहां पे, बहुत कम है, ठीक है। तो कूलर जैसे ही आप चलाओगे तो कूलर क्या करेगा, यहां से हवा के साथ जल के अणुओं को वाष्प में लाएगा, ठीक है। तो ये जल के अणु, तो ये क्या है, ठंडे जलीय वाष्प अणु, ठीक है। तो अपन जैसे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा है, तो पहले उसको गर्मी लग रही थी, जैसे ही ठंडे जल के अणु आएंगे तो मनुष्य का शरीर यानी व्यक्ति का शरीर कूलर की ठंडी जल ये वाष्प से ठंडा महसूस करेगा, महसूस करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले जल के अणु नहीं थे, पहले जल के अणु नहीं थे। इधर से कूलर इनको जल के अणुओं को कहां भेज रहा है, जहां जल के अणु नहीं है तो वहां भेज रहा है। तो वहां जाएंगे तो ये ठंडे होते हैं, भाई वहां का तापमान तो कम है ना जल का, तो ठंडे होते हैं, तो ठंडे होते हैं तो ये व्यक्ति को कैसा महसूस कराएंगे, ठंडा महसूस कराएंगे। तो एक क्वेश्चन ये है, उतार लीजिए इसको। दूसरा है फिर गर्मियों में गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो इधर घड़ा ऐसे होता है, घड़े की जो सतह होती है, घड़े की जो सतह होती है वो पोरस होती है, छिद्रित होती है। घड़े की जो सतह होती है वो क्या होती है, छिद्रित होती है। उसमें छोटे छोटे सरंध्र होते हैं। सेम अपने शरीर वाली मैकेनिज्म लगती है, सेम क्रिया विधि। तो जल के जो अणु है ये अंदर H2O है, ये क्या करेंगे, इन छिद्रों से बाहर सतह पर आ जाएंगे, इस सतह पे आ जाएंगे, सतह पे जल के अणु, सतह पर जल के अणु, ये जल के अणु कहां जाएंगे, सतह पे आ जाएंगे। अब जल के अणु अगर सतह पे आ रहे हैं तो इनको वाष्पीकृत होने के लिए चाहिए ऊर्जा। तो मैं यहां लिख देता हूं, सतह के जलीय अणु वाष्पीकरण हेतु घड़े के
अंदर भरे हुए जल से ऊर्जा लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जबकि घड़े के अंदर ऊर्जा कम हो जाने के कारण जल ठंडा हो जाता है, तो सिंपल सा ठंडा है, सेम अपने शरीर के जैसा। आप देख सकते हो जल के अणु बाहर वाले जो वाष्प अवस्था वाले अणु हैं उनको ऊर्जा दे देंगे तो वाष्पीकृत हो जाएगा। इसके पास जल के अणुओं की कमी हो जाएगी, जल के अणु के उसमें ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी होगी मतलब तापमान कम हो गया तो ठंडा हो जाएगा। यही कारण है कि उष्मा के दिनों में या उष्मीय दिनों में, ध्यान से सुनना, उष्मा के दिनों में या उष्मीय दिनों में घड़ा ज्यादा ठंडा करता है, जबकि जो उमस वाले दिन होते हैं उसमें घड़ा ठंडा कम करता है। अब आप समझ सकते हो, गर्मी के दिनों में बाहर जल के अणु नहीं रहेंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। भाई बाहर जल के अणु नहीं है ना, तो अंदर से जल के अणु बाहर आएंगे तो उनको स्थान मिल जाएगा, आ जाएंगे। जबकि उमस वाले दिनों में बाहर पहले से ही जल के अणु रहते हैं तो अंदर से बाहर जल के अणु नहीं आ पाएंगे, इसलिए उमस के दिनों में कम ठंडा होता है। ऐसा का ऐसा अपने शरीर के साथ गर्मियों में ज्यादा ठंडा फील होता है, जबकि उमस के दिनों में कम ठंडा फील होता है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी जल पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं? सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। जैसे आप एक तो गिलास में लेते हो, जैसे देखो आपने एक तो गिलास में लिया है, ये तो आपका है गिलास, ठीक है, ये गिलास है, और एक आपने प्लेट के अंदर या प्याली के अंदर चाय ली है, ये गिलास है। तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा, और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है मतलब प्याली से ये ऊर्जा ले लेके बाहर जा रहे हैं, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो शीतलता ज्यादा, और शीतलता ज्यादा होगी तो प्याली या प्लेट के अंदर चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। जबकि यहाँ क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण कम, और वाष्पीकरण कम तो मतलब शीतलता कम। इसलिए अगर आपको ठंडी चाय पीनी है तो प्याली या प्लेट में पिए, और अगर गर्म चाय पीनी है तो कप में पिए, क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है तो शीतलता कम होगी, इधर क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो शीतलता ज्यादा होगी। सिंपल से क्वेश्चन। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये आपने पढ़ लिया है। गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। सूती वस्त्र क्या करते हैं, गर्मी में जो पसीना आ रहा है, और गर्मियों में पसीना क्यों आता है, क्योंकि वातावरण में जल की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए अपने शरीर के अंदर के जो जल के अणु होते हैं वो बाहर निकल आते हैं शरीर की त्वचा से, और वो सूती कपड़े आप पहनोगे तो सूती कपड़े उनको सोख कर वातावरण में जल्दी पहुंचा देंगे। इसलिए गर्मी के दिनों में अपन को सूती वस्त्र के कपड़े पहनने चाहिए। आई बात समझ में? तो ये आपके सारी की सारी चीजें वन बाय वन सारी अपन ने डिस्कस कर ली है। आप ये सारी चीजें जो देखते हो समझते हो, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया करो। आपके जो चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, अगर आप कमेंट करोगे भाई ये सर ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, प्रत्युत्तर दे दूंगा आपको। तो आप ये चीज कमेंट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा, ठीक है। और इसको लाइक या शेयर किया करो, जो आपके भाई बंधु हैं उनके फायदेमंद रहेगा उनके लिए। देखो बेटा, ये ऐसी चीजें हैं, आप रियल में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कहीं पे भी पढ़ा होगा आपने, आपको ऐसी चीजें इतने डिस्क्राइब तरीके से नहीं पढ़ाई होगी किसी ने। मैंने आपको एक एक क्रियाकलाप अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि मेरे को पता है, मैं बड़े स्टूडेंटों को भी पढ़ाता हूँ, कॉलेज वालों को भी पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है क्या हालत हो रखी है उनकी, उनके बेस इतने बिल्कुल ढीले हो रखे हैं। मतलब ये सारी चीजें अगर आप उनसे पूछोगे ना, आप अपने बड़े भाइयों को पूछना जो 11वीं 12वीं पढ़ रखे, वो नहीं बता पाएंगे ऐसी चीजें। इसलिए इनको ढंग से पढ़ा करो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तुम्हारे ये जो एक प्रश्नों के लिए तुम्हारे एक अलग से किताब भी चलती है बोर्ड की, तो उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके ये जो पत्रक दे रखे होते हैं ना आपके स्कूल में, वो सोल्व करते हैं। देखो इधर ये कार्य पत्रक फर्स्ट, ठीक है। तो देखो प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व हैं,
तो सिंपल सी बात है, पंच तत्व की बात करें तो आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, ये 5 तत्व हैं। ठीक है, तो आप जानते हो बिल्कुल। पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? गतिज ऊर्जा। बेटा कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। देखो पदार्थ के कणों के पास 2 ऊर्जाएं होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा। ठीक है, गति करने के लिए चाहिए होती है और किसी भी पोजीशन के लिए, स्थिति के लिए उसको उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी आंतरिक ऊर्जा, हर एक तंत्र में आंतरिक ऊर्जा रहती है। आंतरिक ऊर्जा 2 भागों में बटी रहती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगर आपको पोजीशन लेके खड़ा रहना है तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा है, और आप मूवमेंट करोगे तो वो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? सिंपल सी बात है, जैसे आप यहाँ पे एक कैंडल जलाए, वैसे आपने कैंडल जलाई तो यहाँ से उच्च तापमान है, या यहाँ पे कणों की सांद्रता ज्यादा है, इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल विसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? विसरण। विसरण या कणों की गति के कारण। ठीक है, कणों की गति के कारण अपन को ऐसा प्रतीत होता है, यानी कहीं भाई अपन को पता चल जाता है कि वहां पे क्या जली हुई है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? विसरण की प्रक्रिया है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया था कि एक बिल्कुल बारीक सा जो टिन्नी, उसका छोटा सा क्रिस्टल होता है, उसमें कितने कण होते हैं। अपन ने 10-10 ग्राम तनु कर करके देख रहे थे विलियन को, अंतिम विलियन भी बैंगनी कलर का हो रहा था, मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अवसादन से आप क्या समझते हैं? सेडिमेंटेशन। देखो ये कुछ क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर के भी इसमें दे रखे होते। अवसादन का मतलब होता है, देखो जैसे आपने कोई चीज जोर से, मतलब जैसे आपने कोई पानी लिया है, पानी के अंदर आप कोई ठोस उसमें घोल रहे हो और आपने बढ़िया से घोल दिया उसको और उसमें कणों की जो आकार है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब आप जैसे ही उसको रखोगे तो वो जो कण है उसके, वो धीरे 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 नीचे पेंदे पर बैठने लग जाएंगे, और कणों का नीचे तल पे बैठना ही क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, किसी द्रव में घुले हुए कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण तल पर बैठना अवसादन कहलाता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन बोलते हैं उसको। वो नीचे पेंदे पे बैठ जाएगा। इसके बाद आटे में उपस्थित सूक्ष्म शुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की शुद्धियों किस नाम से जानते हैं अपन? सिंपल छनन बोलते हैं उसको, छनन या चालना। ठीक है, अपन सिंपल यही बोलते हैं उसको। घर में चलनी होती है उससे चालते हैं, तो उस विधि को क्या बोलते हैं? छनन या चालना। पदार्थों में पृथक्करण की निष्पावन विधि से आप क्या समझते हैं? सिंपल, ये तुम्हारे नेक्स्ट वाले चैप्टर में है, उसमें भी डिस्कस करेंगे, पर मैं बता देता हूँ, आ रखी है तो यहाँ पे देखो। निष्पावन का मतलब होता है, आपके पास मिश्रण है, मिश्रण में छोटे व बड़े कण है, तो आप क्या करोगे? छोटे कणों का वजन कम होता है तो हवा से क्या हो जाएंगे? एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाएंगे। जैसे देखो मैं बड़े कण बना रहा हूँ ऐसे, और बड़े कणों के साथ छोटे कण भी बना रहा हूँ। ठीक है, ये कोई मिश्रण है, ये कोई क्या है? मिश्रण। तो आप इधर से हवा चला रहे हो, तो ये ऊपर वाले कण क्या है? हल्के कण। तो ये हल्के कण क्या करेंगे? दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो ये एक पृथक्करण की विधि है, जिसमें भारी कणों के साथ हल्के कण अगर उपस्थित हैं तो हवा से अपन क्या करते हैं? उनका पृथक्करण करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं मैं इसको रब करके मैं लिख देता हूं, मिश्रण में उपस्थित हल्के कणों को वायु के द्वारा पृथक करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, सॉरी, ये हो गए।
नेक्स्ट सेकंड आपके कार्यपत्रक, ये फर्स्ट हो गया आपका पूरा कंप्लीट, मैंने सारे डिस्क्राइब कर दिए। दूसरा है भंगुरता किसे कहते हैं, ब्रिटल, इंग्लिश में उसको ब्रिटल बोलते हैं। देखो ये ठोसों का गुण होता है, और ठोस को अगर आप जोर से हथौड़े से मारोगे तो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इस प्रकार का जो गुण है उसको भंगुरता कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठोसों को आघात करने पर, यानी आघात करने का मतलब होता है उसको जोर से मार रहे हैं, पर आघात करने पर वह अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे भंगुरता कहते हैं, जिसे भंगुरता कहते हैं। ये ठोसों के अंदर का गुण होता है। ठीक है, जैसे आप नमक का एक बड़ा क्रिस्टल लो, आप बड़ा उसका क्या लो आप उसकी, जैसे अपन उसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्रिस्टल को हिंदी में आई थिंक क्या बोलते हैं, आप उसको बड़े उसको लेओगे तो उसको आप जैसे हाथ से मारो तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। यानी बड़ा आपने क्रिस्टल लिया, उसको मारा आपने, छोटे कणों में टूट गया तो छोटे कणों में टूट रहा है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं पदार्थों में, ठोसों में, उसको अपन भंगुरता बोलते हैं। आई बात समझ में? देखो इधर, ड्राइवर सीट के सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, ड्राइवर की सीट बेल्ट होती है, सीट बेल्ट के अंदर पदार्थ जो बना हुआ रहता है उसमें प्रत्यास्थता देखी जाती है उसकी। भाई प्रत्यास्थता उसकी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। पदार्थ के गुण जैसे प्रत्यास्थता, ठीक है, पदार्थ के किस गुण का उपयोग किया जाता है? उसके प्रत्यास्थता का। भाई ज्यादा उसमें इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। एक तो सीट बेल्ट आप ले और वो मतलब कम प्रत्यास्थ हो तो वो कोई मतलब ही नहीं है सीट बेल्ट का, शरीर को रोक ही नहीं पाएगी वो। ठीक है, तो ये गुण होता है। उसके बाद घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाती है? घुलित ऑक्सीजन ये पदार्थ की द्रव अवस्था को बताती है, द्रव अवस्था को। भाई जल के अंदर आपको ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी दिखाई देती है, बबल की फॉर्म में घुली हुई है, यानी उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में आ रखी है। ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवीय पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये सब पढ़ रखे हैं अपन। ठीक है, तो ये दो कार्य पत्रक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बाकी का जो कार्य पत्रक थर्ड है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे, या इसका अगर कोई बचा हुआ तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।